now we have the case of balancing of several rotating parts in the same plane. जो दूसरा हमारे पास थर्ड केस है कि जो सेवरल मासेस हैं रोटेटिंग इन द सेम प्लेन. मान लीजिए कि एक रिजिड शाफ्ट है, इसके ऊपर नंबर ऑफ मासेस लगे हुए हैं. सपोज ये मास लगा हुआ है, इस तरीके से ये मासेस लगे हुए हैं. ये मान लीजिए मास है m1 और ये m2, m3 एंड m4. इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकली और एनालिटिकली. ग्राफिकली के अंदर हम क्या करते हैं, अब इसके ऊपर जो फोर्स है दैट विल बी, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर सब में जो शाफ्ट है सपोज की वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो इन दैट केस सबकी ओमेगा ओमेगा हो जाएगी. और जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस निकालते हैं तो ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है. तो इसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी दैट विल बी m1 r1, मतलब यहाँ से लगा ली डिस्टेंस r1, ये हो गया r2, इसी तरह से r3 एंड इट विल बी r4. सेंटर ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंसेस है r1, r2, r3 एंड r4, ये m1, m2, m3, m4 ये मासेस सेवरल मासेस लगे हुए हैं रोटेटिंग शाफ्ट के ऊपर. तो सेम प्लेन के अंदर है. इस केस में क्या है, हमने सेम प्लेन कंसीडर किया हुआ है. तो अब ग्राफिकली मेथड हम लेके चलते हैं. पहले हम क्या करते हैं, m1 r1 निकाल लेते हैं. ये m1 r1 ले लिया, तो उस केस में क्या है कि m1 r1 जितनी भी इसकी वैल्यू है एक सुटेबल स्केल पे ले लेते हैं. मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर को आपने 5 से डिनोट कर दिया, 5 सेंटीमीटर से, वट एवर में भी, मतलब जैसे ग्राफ्स के अंदर हम करते हैं कि हम एक सुटेबल स्केल ले लेते हैं, उसी तरह से इसके अंदर भी हम m1 r1 को निकाल लेंगे. उसके बाद एक सुटेबल स्केल लेके हम उसको ड्रॉ करेंगे. पहले m1 r1 जैसे ये है, इसके बिल्कुल पैरेलल एक ये लाइन ड्रॉ कर दी. ये मान लीजिए O है. तो इस केस में क्या है, m1 r1 ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली. ये मान लीजिए OA, दिस इज m1 r1. अब दूसरा केस है m2. इसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी दैट विल बी m2 r2. मैंने आपको बताया कि जो ओमेगा स्क्वायर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालते हुए जब उनको बैलेंस करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर सब में कैंसिल आउट हो जाता है. तो अल्टीमेटली हमारे पास बचता है m, इनका सिर्फ m और r का, इन दोनों का प्रोडक्ट बचता है. तो इसी तरह से हमने m1 r1 ले लिया, जो भी इसकी वैल्यू आई उसके सुटेबल स्केल पे हमने इसके पैरेलल ये ड्रॉ कर लिया. अब दूसरा केस है m2 का, इसमें m2 r2 निकाल लेंगे. m2 r2 के पैरेलल, इसके पैरेलल हमने ये ड्रॉ कर लिया. उसी सुटेबल स्केल पे वही हमने डायमेंशन लेनी है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये ड्रॉ कर लिया. मान लीजिए ये b है, तो इस केस में m2 r2. इसी तरीके से ये m3, ये बिल्कुल इसके पैरेलल ये ड्रॉ हो गया m3 r3. और m4 r4, दिस विल बी m4 r4 c d. अब क्या करेंगे, इसके बाद ये जो लास्ट पॉइंट आया ये m4 r4 के, तो इसको हम इससे मिला देंगे. जब हमने इसके मैच कर दिया तो इसके पैरेलल हम यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं. So this will give the balanced mass which is to be induced in this case for nullifying the centrifugal effect or centrifugal force. So this will be the, suppose this is m कोई मास है जिसको हमने, अब यहाँ से हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं. और इससे क्या होगा कि हमें m और ये r, सपोज यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस है r, तो m और r को हम निकाल सकते हैं. इसमें m और r को हम कन्वीनियंटली इंटरचेंज कर सकते हैं, चाहे तो m को ज़्यादा ले लें चाहे r को ज़्यादा ले लें. मतलब बेसिकली इन दोनों का प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो उस दोनों प्रोडक्ट का मतलब चाहे हम m को वेरी कर लें चाहे r को, कन्वीनियंटली हम इसको वेरी कर सकते हैं. तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड है. इसमें क्या हुआ कि हमने ये सभी को हमने पैरेलल्स में ड्रॉ कर लिया एक सुटेबल स्केल पे. तो इसी तरीके से ये जो लास्ट वाला पॉइंट आया है इसको हमने इस O से मैच कर दिया और इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी. अब इसको मेजर करेंगे क्योंकि जो सुटेबल स्केल आपने यहाँ पे ली थी उसी स्केल से हम ये देख लेंगे ये लेंथ कितनी आई है. तो उसके अकॉर्डिंगली ये लेंथ हमें क्या देगी, ये इसका प्रोडक्ट m और r का प्रोडक्ट देगी, क्योंकि यहाँ पे भी हमने सुटेबल स्केल के ऊपर इनके प्रोडक्ट ही ड्रॉ किए हैं. तो ये जो लेंथ है दिस विल गिव m r.
तो हम एम आर निकाल लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं एम और आर को. सो दिस इज द केस ऑफ graphical method. Now we can find the balanced mass and the direction of the mass by analytical method. तो हमें क्या करना है, मान लीजिए हम एक पॉइंट से ही एंगल लेते हैं, यहाँ से लेके इसका ये θ1 है, m2 का m1 के साथ, फिर m2 का m3 का m1 के साथ θ2 है, और m4 का m1 के साथ θ3 है. तो पहले हम इनको वर्टिकली फोर्सेस में, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे. इस केस में क्या है, पहला केस है m1 का. m1 क्योंकि m1 का एंगल 0 है, तो इसको क्या करेंगे, m1 r1 sin 0 प्लस m2 का वर्टिकल कंपोनेंट m2 r2 sin θ1 प्लस m3 r3 sin θ2 m4 r4 sin θ3. इसी तरीके से FH निकाल लेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस. तो इस केस में भी क्योंकि एंगल 0 है, तो ये m1 r1 cos 0 m2 r2 cos θ1 प्लस m3 r3 cos θ2 प्लस m4 r4 cos θ3. ये जो हमने बैलेंस निकालना है, तो अगर हमने ये इनका रिजल्टेंट निकाल लिया, दैट विल गिव द बैलेंस्ड फोर्स. इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, FH का स्क्वायर प्लस FV का स्क्वायर का अंडर रूट. सो दिस विल गिव द रिजल्टेंट फोर्स. दिस विल गिव द रिजल्टेंट फोर्स. अब दूसरा केस है कि हमने रिजल्टेंट फोर्स तो निकाल दी, पर हमें ये देखना है कि इसका जो एंगल ये कितना होगा. ये थीटा एंगल है, m1 के साथ ये कोई एंगल थीटा बनाएगा, तो दैट एंगल थीटा, टेंजेंट थीटा, दैट विल बी इक्वल टू FV बाय FH. FV बाय FH. क्या किया एनालिटिकल मेथड के अंदर, हमने इनको एंगल्स में डिवाइड कर लिया कि m1 के साथ कोई एक मास ले लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको एंगल में, दूसरे जो मासेज हैं उनका एंगल उस पर्टिकुलर मास के साथ कितना बन रहा है वो एंगल ले लेते हैं. फिर उसके बाद हम उसको वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में रिजॉल्व कर लेते हैं. इनका जो रिजल्टेंट है वो इन सभी का रिजल्टेंट दे देगा. अब हमने ये तो देख लिया कि रिजल्टेंट कितना आ गया, मैग्नीट्यूड तो दे दी इसने, बट now we have to calculate the direction. So this direction will this angle will give the direction. तो tangent theta will be equal to vertical forces और horizontal forces. इनके जो रेशियो है तो उसके बराबर आ जाएगा. यहाँ से FV निकल गया, यहाँ से FH निकल गया. FV by FH will give the angle. So this is the case when the several masses are rotating in the same plane. Vibrations. Now we have vibrations. Vibration, body is said to be execute vibration when it will have the to and fro motion, as in case of the pendulum. The pendulum is moving to and fro about its mean position. At the mean position, the pendulum will have the lower center of mass, and at this position, matlab at the lowest position, it will have kinetic energy only, and at the extreme position it will have the potential energy. So in case of elastic body, when we displace the body against the elastic forces, then work is done on the body, and this work done is stored in the body. मतलब हमने क्या किया, जैसे कि स्प्रिंग के केस में अगर हम इसको नीचे की तरफ खींचते हैं तो इलास्टिक फोर्सेस के अगेंस्ट हम इसको खींच रहे हैं. जब हमने फोर्स लगाई तो मतलब इसके ऊपर हमने वर्क डन किया. दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन दिस बॉडी. और जब हमने इसको रिलीज कर दिया उस केस में क्या है, ये जो वर्क डन था, ये स्ट्रेन एनर्जी है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी. ये काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एंड द बॉडी विल मूव अबाउट इट्स मीन पोजिशन अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्सेस. सो व्हेन द इलास्टिक बॉडी सच एज स्प्रिंग
a beam and a shaft are displaced from the equilibrium position by application of external forces and then release, then they execute a vibratory motion. Types of vibratory motion: free or natural vibration, forced vibration, damped vibration. So these are the three types of vibratory motions. Free vibration, in which no external force acts on the body after giving an initial displacement. जैसे स्प्रिंग के केस में आपने एक बार इसको डिस्प्लेस कर दिया, उसके बाद there is no external forces, then such type of vibration is known as the free vibration. Forced vibration, a vibration in which external force means periodic disturbing force is applied to the body and the vibration have same frequency as the applied force. जैसे कि इस केस में है ट्यूनिंग फॉक्स हैं, रेजोनेटिंग ट्यूनिंग फॉक्स हैं. इसमें जैसे हम लोअर क्लासेस के अंदर भी हमने कई बार सुना है कि जो ट्यूनिंग फॉक्स हैं उनको अगर हम एक ट्यूनिंग फॉक स्टेशनरी पोजीशन में है और वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक को हम उसके नज़दीक लेके आते हैं, तो हम देखते हैं कि जो स्टेशनरी ट्यूनिंग फॉक था वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देता है विद द सेम एम्पलीट्यूड एज द फर्स्ट वन वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक. जो हम वाइब्रेटर जो ट्यूनिंग फॉक है उसको रबड़ पैड पे हम वाइब्रेट करा लेते हैं, और जो स्टेशनरी ट्यूनिंग फॉर्क है उसके पास लेके आते हैं तो हम देखते हैं कि जो दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देता है एट द सेम एम्पलीट्यूड. डैम्प्ड वाइब्रेशन, in which there is a reduction in amplitude for every cycle of vibration. इसके अंदर जो एम्पलीट्यूड का जो रिडक्शन होगा विद एवरी साइकिल ऑफ द वाइब्रेशन. ये इसमें केस दिखा रखा है. Now we have types of free vibrations. We have longitudinal vibration, transverse vibration, torsional vibration. Longitudinal vibration. What is longitudinal vibration? In case of longitudinal vibration, the particles of the body move approximately perpendicular to its axis. So such type of vibrations are known as transverse vibration, and in case of longitudinal vibration the particles will move parallel to the axis. So suppose ये कोई shaft है, this is a shaft whose one end is fixed and at the other end a disc is fixed. ये कोई शाफ्ट है जिसका एक एंड तो फिक्स है और दूसरे एंड के ऊपर हमने कोई डिस्क लगा रखी है. अगर हम इस डिस्क को इस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेस कर दे तो उसकी नेक्स्ट पोजीशन होगी, मतलब इसको एलोंगेट कर दे या इसको कंप्रेस कर दे. सो इन दिस केस द पार्टिकल्स ऑफ दिस बॉडी will move parallel to the axis of this shaft. So the body will vibrate in the longitudinal direction. So such type of vibrations are known as the longitudinal vibrations. And in another case, suppose the shaft will give the is given a lateral displacement. Now the case will be like this. Suppose this is the shaft and it is given the displacement like this. चाहे हमने इसको इधर मोड़ दिया या इधर मोड़ दिया तो एक बेंडिंग की तरह इसमें वाइब्रेशन होगी बेंडिंग की वजह से. तो यहाँ पे या तो हमने इसको इधर बेंड कर दिया या इधर बेंड कर दिया. इन दिस केस द पार्टिकल्स विल मूव approximately perpendicular to the axis of this shaft. Now another case is, इस केस में there will be a twisting moment. There will be a twisting moment, and due to the twisting moment there will be torsional vibrations. In this case the particles of the body will move in a circle about the axis of the shaft. So we have discussed the three cases. First is the longitudinal vibration, this is the transverse, and this is the torsional vibration. In case of
longitudinal vibration, the particles will move parallel to the axis of the shaft, and in case of transverse vibration, the particles will move approximately perpendicular to the axis of the shaft. And in case of this transverse torsional vibrations, the particles will move in a circle in case of axis of the shaft. So these are the three types of free vibrations. Now critical and whirling speed of shaft. In this case, the deflection of shaft from the axis of the rotation becomes infinite. जब जैसे कि इसमें एक बो की फॉर्म में दिखा रखा है कि ये जनरली कब प्रॉब्लम आती है क्रिटिकल शाफ्ट की, उस जब कोई भी पार्ट, सपोज की कोई डिस्क है शाफ्ट के ऊपर लगाई है, उस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज नॉट कोइंसाइडिंग विद द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, मतलब देयर इज अ इसेंट्रिसिटी. ड्यू टू दिस इसेंट्रिसिटी द शाफ्ट विल वाइब्रेट वाइल रोटेटिंग. क्योंकि जब सेंटर ऑफ मास किसी पार्ट का जो कि शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है, अगर उसका सेंटर ऑफ मास शाफ्ट की एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो इन दैट केस देयर विल बी सम इसेंट्रिसिटी, एंड ड्यू टू दिस इसेंट्रिसिटी देयर विल बी वाइब्रेशन. एंड सपोज द रोटेशन ऑफ द शाफ्ट इज मोर, then in that case this vibration will be more, and even the shaft may fail. So the deflection of shaft from the axis of rotation when it becomes infinite, so such condition is known as the critical speed of shaft. इस केस में दिखा रखा है कि शाफ्ट की इनिशियल पोजीशन दिखा रखी है, उसके बाद जब इसका जो सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों में कोई इसेंट्रिसिटी है, तो एक बो की फॉर्म में बनाते हैं, जैसे कमान तीर कमान होता है, तो ये धनुष की तरह इसने एक शेप बना लिया है. जब ये रोटेट करता है तो एक धनुष की टाइप की इसकी शेप बन जाती है. जैसे कि हम धागे को रोटेट कराते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हम उसको खींचते हैं तो बो की फॉर्म में नजर आता है. सो सच टाइप ऑफ कंडीशन आ जाती है कई बार शाफ्ट के अंदर, तो इस स्पीड को हम बोलेंगे क्रिटिकल और व्हर्लिंग स्पीड ऑफ द शाफ्ट. Causes of vibration, unbalanced rotating parts. जो वाइब्रेशन के कई कॉजेज हैं, अनबैलेंस्ड रोटेटिंग पार्ट्स, लूज फाउंडेशन एंड नॉन रिजिड मशीन फाउंडेशन, worn out teeth of the gears, excessive clearance between the matting parts. तो ये कुछ केसेस हैं जब इसमें जब ये हमारे जो कॉजेज हैं वाइब्रेशन के, जैसे कि पहला केस है कि अनबैलेंस रोटेटिंग पार्ट्स है, कोई पार्ट है जो कि अनबैलेंस्ड रह गया है रोटेटिंग, अनबैलेंस कोई रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स है, रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, इन दोनों में से कोई भी हमने बैलेंस नहीं किया, इन दैट केस इट विल गिव वाइब्रेशन. वेरिएशन इन स्पीड ऑफ रोटेशन, स्पीड को हम वेरी करते जा रहे हैं. लूज फास्टनिंग ऑफ द मूविंग पार्ट्स, जो मूविंग पार्ट्स हैं उनको प्रॉपरली फास्टन नहीं किया गया, उनको प्रॉपरली फिक्स नहीं किया गया. इनकरेक्ट अलाइनमेंट सच एज कपलिंग, जैसे कोई दो शाफ्ट्स को हमने जोड़ना है विद द हेल्प ऑफ कपलिंग, सपोज कि वो कपलिंग की अलाइनमेंट प्रॉपरली नहीं है, इन दैट केस देयर विल बी वाइब्रेशन. नो रिजिड मशीन फाउंडेशन, जो मशीन की जो फाउंडेशन है वो काफ़ी लूज है, उसकी कोई रिजिड फाउंडेशन नहीं कर रखी है, इन दैट केस इट विल गिव वाइब्रेशन वाइल वर्किंग. worn out teeth ऑफ द गियर, अगर किसी गियर है रोटेटिंग पार्ट में तो उस केस के अंदर अगर टीथ कोई worn out